सिविल सर्विसेज विथ नीलेश चैनल आपका स्वागत करता है और आज हमारी परसेंटेज की आखिरी क्लास है। पहली दो क्लास में हमने सीखा कि किस तरीके से परसेंटेज के कॉन्सेप्ट्स को हम डेवलप कर सकते हैं और उसे अप्लाई कर सकते हैं। आज उसी कॉन्सेप्ट का प्रॉपर एप्लीकेशन है इन सारे क्वेश्चंस में और मैं आपको दिखाऊंगा कि जो कुछ आपने सीखा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और किस तरीके से आपने जो कुछ सीखा उस कॉन्सेप्ट्स को आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा हमने इससे पहले नंबर सिस्टम की क्लास ख़त्म कर रखी है, तो मेरा आपको सजेशन है कि अभी तक अगर आपने सीसेट की क्लासेस नहीं देखी हैं तो जितनी जल्दी हो सके इन क्लासेस को देख लीजिए, क्योंकि अगर आप बैकलॉग क्रिएट करते रहेंगे तो आप उस बैकलॉग को कभी फिनिश नहीं कर पाएंगे और एक टाइम ऐसा आएगा आप सोचेंगे सिर्फ सब कुछ भगा भगा के देख लें, लेकिन भगा भगा के देखने में समस्या ये आती है कि आप बहुत सी बातें मिस कर जाएंगे। तो अभी आपके पास वक्त है, आप जितनी जल्दी हो सके सारी क्लासेस को देख लीजिए ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सके। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बहुत ही प्यारी सी छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी है एक बूढ़े व्यक्ति की। वो अपनी ट्राइब का में जो उसकी ट्राइब थी वहाँ का वो चीफ था, तो अपने छोटे से पोते को वो ज़िंदगी के बारे में सिखाने के लिए बैठा हुआ था और वो सिर्फ अपने पोते से कहता है कि मेरे अंदर एक लड़ाई चल रही है। तो पोते ने पूछा, सही में दादाजी कैसी लड़ाई? तो बोलता है कि मेरे अंदर दो भेड़ियों के बीच में लड़ाई चल रही है। और इसमें फिर वो आगे बढ़ते हैं और बोलते हैं कि एक भेड़िया दुष्ट है, वो गुस्से से भरा रहता है, लालची है, अपने ऊपर हमेशा सेल्फ पिटी करता रहता है कि भाई मेरे ज़िंदगी में मुझे कुछ नहीं मिला। उसको प्राइड है, झूठा अभिमान है अपने ऊपर और बहुत ही निगेटिव भेड़िया है। और एक दूसरा भेड़िया है जो शांत है, उसे शांति पसंद है, वो प्रेम में विश्वास करता है, जो ज़िंदगी को जीने में विश्वास करता है, जो विश्वास करता है कि लोगों की हेल्प की जाए, जो विनम्र है। और उस बात को बताते बताते फिर दादाजी बोलते हैं कि और यही लड़ाई आपके और पृथ्वी के सभी लोगों के बीच में भी चल रही है। तो पोता पहले शांत था, फिर सडनली, क्योंकि आपको पता है कि बच्चों की क्यूरियोसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, वो पूछते हैं कि दादाजी कौन सा भेड़िया जीतेगा लेकिन? तो दादाजी एक मुस्कुरा के जवाब देते हैं, जिसको तुम खाना खिलाओगे। दोस्तों, जिंदगी भी ऐसी है, अगर आप अपने अंदर के अच्छाई को खाना खिलाएंगे तो आपके अंदर अच्छाई बढ़ेगी। अच्छाई और बुराई तो सभी के अंदर मौजूद है। कोई इंसान बिल्कुल नहीं कह सकता, ऐसा नहीं कह सकता कि मैं बिल्कुल ही अच्छा हूँ, या कोई इंसान ये नहीं कह सकता मैं बिल्कुल ही बुरा हूँ। हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ हैं और कुछ ना कुछ कमियाँ हैं। आप जिन चीज़ों को पोषित करोगे, जिन चीज़ों को न्यूट्रिशन दोगे, आप भी वैसे ही बनते चले जाओगे। अगर आप नेगेटिव चीज़ों में फोकस कर रहे हो, अगर आप अपना टाइम खराब करने में फोकस कर रहे हो, अगर आप इस चीज़ में फोकस कर रहे हो कि किस तरीके से दूसरे का पैसा चोरी कर लें, अगर आप फोकस कर रहे हो कि किस तरीके से हम सारा अपना यूपीएससी का जो टाइम है वो निकाल के पूरा का पूरा हम इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को दे दें, तो डेफिनेटली आपको वही चीज़ अच्छी लगेगी। और अगर आप अपने अंदर की पॉजिटिविटी पे फोकस कर रहे हो, उसको खाना खिला रहे हो, अच्छे थॉट्स पढ़ रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो और ये सारी चीज़ें कर रहे हो, तो आपकी ये पॉजिटिविटी एक दिन जीत जाएगी और अल्टीमेटली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसलिए एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, ये आपके ऊपर है कि आप खाना किसे खिलाते हो। जिसे खाना खिलाओगे, जिसे पोषित करोगे, वही बलवान बनेगा। आपकी अच्छाई बलवान बनेगी या आपकी बुराई बलवान बनेगी, ये सब कुछ आपके हाथ में है। क्योंकि दोस्तों, दूसरों का बुरा करने में, इस चीज़ को बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, दूसरों का बुरा करने में ना आपको भी अपने दिमाग में बुरे ख्याल लाने पड़ते हैं और उस बुरे ख्याल को लाने के लिए आपको नेगेटिव सोचना पड़ता है, जो कई बार आपकी पर्सनालिटी से मैच नहीं कर रहा होता है। तो ज़िंदगी में आगे बढ़िए। कोई चीज़ किसी ने आपके साथ गलत किया है उसे छोड़िए, आगे बढ़िए, ज़िंदगी में सक्सेस पाइए, इतना सक्सेसफुल हो जाइए कि एक दिन वो इंसान खुद के ऊपर हंसेगा, बोलेगा कि यार मैंने इसको क्या समझा था और ये क्या निकला। अपना कद इतना ऊंचा उठा लो कि सामने वाले को भी आपसे बात करने में सोचना पड़े, जिसने भी आपके साथ गलत किया है। तो आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं आज की परसेंटेज की क्लास में। ये पहला सवाल है। अच्छा, इस चीज़ से पहले मैं आपको एक बहुत छोटी सी चीज़ बता देता हूँ। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, जैसे कि अगर आपको याद होगा कि 1/2 को हम 50% लिख सकते हैं,
और ये भी मैंने बताया था, लाइक 1/4 को हम 25% लिख सकते हैं। आपको याद आ रहा होगा, ये फर्स्ट क्लास के लास्ट में था। और अगर, लेकिन एक चीज़ मैं आपको ये क्यों याद दिला रहा हूँ, और इसका मतलब ये भी मैंने आपको बताया था कि अगर ये चीज़ दी हुई है तो अगर 3/4 आ जाए तो हम सीधे न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसे 75% लिख सकते हैं। इसका एक मतलब ये भी है कि अगर कहीं पे 75% दिया है तो मैं 3/4 भी लिख सकता हूँ। कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए, मतलब अगर 50% किसी चीज़ की दी हुई है तो मैं इसे 1/2 भी लिख सकता हूँ। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, वो जो टेबल था वो आपकी कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए यूज होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस पे आते हैं। पहला सवाल, एक बैंक में एग्रीमेंट के चलते, एज पर द एग्रीमेंट विथ ए बैंक, एक बिजनेसमैन को रिफंड करना है एक लोन को। क्या करना है? एक लोन को रिफंड करना है इक्वल इंस्टॉलमेंट में, कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब जब लिख दिया कि कोई इंटरेस्ट नहीं है तो यहां पे सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट सोचने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि कोई इंटरेस्ट नहीं है। मतलब अगर मैंने 20 रुपए लिया होता और मुझे बोल दिया जाता कि तुमको 10 इंस्टॉलमेंट में देना है, तो मैं 2-2 रुपए करके उसे 10 बार दे दूंगा। ये क्वेश्चन बेसिकली यही बता रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये कॉमा है। ठीक है, इतना कह रहा है। 18 इंस्टॉलमेंट देने के बाद, 18 इंस्टॉलमेंट देने के बाद इसे पता चला कि 60% उसका लोन रिफंड हो चुका है। तो कितने इंस्टॉलमेंट थे एग्रीमेंट में? बहुत ही प्यारा और बहुत ही आसान सवाल है। आप एक चीज देखिएगा कि मैंने 18 इंस्टॉलमेंट दी और सभी की अमाउंट इक्वल थी, तो मुझे पता चलता है कि मेरी 60 इंस्टॉलमेंट पूरी हो गई है। मैंने 18 इंस्टॉलमेंट दी तो मुझे पता चलता है मेरी 60% जो लोन है उसकी किस्तें जा चुकी है। इसका सीधा सा मतलब है कि मैंने जो 18 इंस्टॉलमेंट दी थी उसमें मैंने 60% लोन का अमाउंट दे दिया होगा। यही तो कह रहा है क्वेश्चन। इसका एक और मतलब है कि ये 18 इंस्टॉलमेंट टोटल नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट का 60% है। इस चीज को समझिएगा। ये इंस्टॉलमेंट अगर n इंस्टॉलमेंट थी, ये इंस्टॉलमेंट अगर n इंस्टॉलमेंट थी, टोटल इंस्टॉलमेंट का 60% है। तभी तो आपने जब 18 इंस्टॉलमेंट दी 60% पैसा आपने दे दिया। इसका सीधा सा मतलब है, फिर से समझा रहा हूं, कि आपने 18 इंस्टॉलमेंट दिया तो आपने 60% पैसा वापस कर दिया। इसका यह भी मतलब बन जाता है कि मैंने जो ये 18 इंस्टॉलमेंट थी, ये टोटल इंस्टॉलमेंट का 60% था, तभी तो मेरी 18 इंस्टॉलमेंट पे 60% पैसा जाएगा। ठीक है, तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि 60% ऑफ टोटल इंस्टॉलमेंट इज इक्वल टू 18। और इसे मैं अगर सॉल्व करूंगा तो इसे मैं लिख सकता हूं 60/100। मैं इसे डायरेक्ट 3/5 भी लिख सकता हूं, लेकिन अगर आपको कंफ्यूजन है तो 60/100 इंटू टी करेंगे इक्वल टू 18। इसे आप सॉल्व करेंगे तो इसे काटेंगे तो ये 3/5 आएगा। तो अल्टीमेटली टी की वैल्यू जो निकल के आएगी, टी इक्वल टू 18 इंटू 5/3, ये काटेंगे 3 6 जा और ये निकल के आ जाएगा 30 दिया है। अब कुछ बच्चे ऐसा करेंगे कि इंस्टॉलमेंट का अमाउंट एक्स मानेंगे। ये सब मत कीजिए, कैलकुलेशंस थोड़ा सा दिमाग लगाइए। अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगा के इन क्वेश्चंस को करते तो ये क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं, आपका क्वेश्चन इजीली हो सकता है। ऑल्दो आप इंस्टॉलमेंट, एक छोटी सी बात है, ऑल्दो आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन आपका जो मेथड है वो लंबा हो जाएगा। आप मान सकते हैं, मैं एग्जाम्पल बता रहा हूं, आप ये मान सकते हैं कि लेट टोटल नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट टी थी, ठीक है, और हमारी वन इंस्टॉलमेंट का अमाउंट एक्स था। अब सोच के देखो, तो यानी कि एक इंस्टॉलमेंट का जो वैल्यू थी, मतलब टोटल नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट थी,
वो ये हो जाएगी टोटल इंस्टॉलमेंट अपॉन एक्स, एक इंस्टॉलमेंट का प्राइस जो था वो एक्स था। तो इस तरीके से जब आप करेंगे तो आपकी जो कैलकुलेशंस होंगी ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, इसलिए इस मेथड में ना पढ़ें। क्वेश्चन को सही तरीके से इजी वे में सोचने की आदत डालिए, माइंड डेवलप कीजिए, हो जाएगा। बहुत आसान सवाल है, ठीक। दूसरा सवाल, द प्रोपोर्शन ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑफ वेरियस आइटम बाय टू फैमिलीज, दो फैमिलीज हैं ए और बी, ये रिप्रेजेंटेड है बार चार्ट में। ये बेसिकली चार्ट ऐसे बना हुआ था इस तरीके से, फैमिली ए के लिए 50, 30, 20 और फैमिली बी के लिए 10, 60, 30 ये बना हुआ था। ऑल्दो इसमें हमने भी थोड़ा सा इस तरह से लिख दिया है, बट ऐसे ही चार्ट बना हुआ था जो यूपीएससी का क्वेश्चन था, ठीक है। अब इसमें बोल रहा है ये रिप्रेजेंटेड है, परसेंटेज वाइज दिया हुआ है, ये टोटल एक्सपेंडिचर का परसेंटेज बटा हुआ है। मैं देख पा रहा हूं कि ये भी 100% है, ये भी 100% है, मतलब टोटल एक्सपेंडिचर हमें दिया हुआ है। टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ फैमिली ए एंड बी आर, ए का जो एक्सपेंडिचर है 20,000 है, बी का एक्सपेंडिचर है 10,000। फ्रॉम दीज चार्ट्स वी कैन कंक्लूड, हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, फैमिली ए स्पेंड मोर मनी ऑन फूड देन फैमिली बी, मतलब जो परिवार ए है, ये वाला परिवार ए है और ये वाला परिवार बी है, ये ज़्यादा पैसा खर्च करता है फैमिली बी से, या फिर फैमिली बी ज़्यादा पैसा खर्च करता है फूड पे फैमिली ए से, या फिर दोनों बराबर पैसा खर्च करते हैं, या फिर हम इनके फूड के एक्सपेंडिचर को कंपेयर नहीं कर सकते। अच्छा, कुछ बच्चे इस सवाल में गलती ये करते हैं, मेरे से पूछ रहा है फूड के बारे में, मैं क्या करता हूं पहले सारे परसेंटेज के लिए अमाउंट निकालना शुरू करता हूं, क्या फायदा होगा, समझिएगा। ये पूरा क्वेश्चन है मेरा फूड के अराउंड, केवल मेरे को फूड ही कंपेयर करने की बात हो रही है। तो कुछ बच्चे एक गलती ये करते हैं कि इस तरीके के क्वेश्चन में वो क्या करेंगे कि इसका भी निकालेंगे, पूरा फूड का कितना खर्चा हो रहा है, अदर एक्सपेंड आइटम्स का खर्चा कितना है, एजुकेशन का कितना खर्च हो रहा है, यहाँ पे निकालेंगे, उसके बाद कैलकुलेट करना शुरू करेंगे। ये सबसे बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि आपके पास देखो सीधी से ज़्यादा टाइम बच सकता है, वो कॉम्प्रिहेंशन में दे देना। मेरे को खाली फूड का कंपेरिजन करना है, मैं फूड का खर्चा निकाल लूंगा। तो मेरे को कह रहा है कि ए के पास पैसा खर्चा जो है वो 20,000 रुपये है, 20,000 में से 50% फूड के ऊपर है, और 50% को आपको पता है 50% ऑफ 20,000, और 50% आपको याद होगा 1/2 था, नहीं समझ में आएगा तो 50/100 कर लेना, 1/2 निकल आएगा, इंटू 20,000, ये निकल के आ गया 10,000 रुपये। तो ए का खाने पे खर्चा 10,000 है, और बी का जो खर्चा था वो 1,00,000 रुपए था। फूड की मेरे से बात करता है तो 10% था, 10% मुझे पता है 10/100 होता है, इंटू 1,00,000, यही तो है, ये निकल के आएगा 10,000। तो मेरे को एक चीज देख गया कि दोनों लोग खाने पे बराबर खर्चा कर रहे हैं, फैमिली ए भी बराबर खर्चा कर रही है, फैमिली बी भी 10,000 खर्चा कर रही है। तो सीधा सा मैं लिख दूंगा कि ये लोग सेम अमाउंट खर्च करते हैं। बहुत ही आराम से किया जाने वाला सवाल है, इजी सवाल है। इस तरीके के सवाल को आप इजी वे में करेंगे तो आराम से हो जाएगा, और अगर घबरा के करेंगे कि भैया हमको सब कैलकुलेट करना है तो समस्या हो सकती है। तो अपना सोचने का तरीका डेवलप कीजिए जैसे जैसे हम क्वेश्चंस में आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन को जितना सिंप्लीफाई वे में आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि आधा सवाल मैथमेटिक्स के साथ ये, अगर आपने क्वेश्चन की रूह को पहचान लिया, बेसिक्स को पहचान लिया, तो आप उस क्वेश्चन को कर लेंगे। तीसरा है सवाल, एक ऑर्डर है 19,000 क्वांटिटी का, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, किसी कस्टमर के लिए। कोई कस्टमर है, मान लो बोलते हैं मेरे को 19,000 मोबाइल चाहिए, ठीक है। जो फर्म है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये 1,000 क्वांटिटी उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करती है पर डे 1,000 क्वांटिटी प्रोड्यूस करती है, लेकिन 5% अनफिट है सेल के लिए, तो कितने दिन में ऑर्डर कंप्लीट होगा। तो ये क्वेश्चन ये बता रहा है कि 1,000 क्वांटिटी अगर वो प्रोड्यूस करी तो उसमें से 5% खराब होता है, तो जाहिर सी बात है 5% खराब होता है। तो बेसिकली ये क्वेश्चन यही कह रहा है कि अगर 5% खराब हो रहा है तो मैं तुम्हें तो दूंगा नहीं, बिकॉज यू आर माई कस्टमर, क्योंकि बना रहा हूं मैं तो जिम्मेदारी मेरी।
तो मेरी जिम्मेदारी तो मैं 1000 प्रोड्यूस कर रहा हूं और 5% खराब हो जा रहा है उसमें से, यानी कि मेरे पास एक्चुअली फाइनली कितना प्रोडक्ट पर डे बन रहा है जो मैं दे सकता हूं आपको, वो हो जाएगा 1000 इंटू 95/100। ये कैसे आया? सीधा सा है, फिट प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड इन अ डे, पर डे जो मैं प्रोड्यूस कर सकता हूं, 1000 तो मैं प्रोड्यूस कर ही रहा था, ठीक है। 5% अनफिट है, इसका मतलब 95% फिट होगा, तभी तो 100 बनेगा। अनफिट प्लस फिट इक्वल टू ओवरऑल प्रोडक्ट, दैट इज 100%। या फिर अनफिट को मैं माइनस कर दूंगा क्योंकि मैं लूंगा नहीं, 100 - 5 भी कर सकता हूं, ये फिट हो जाएंगे इंटू 100, ये निकल के गया 950, ठीक है। यही मुझे पर डे प्रोडक्शन है। उसने मांगा है मैंने 19,000, एक दिन में मैं प्रोड्यूस कर रहा हूं 950, तो टोटल प्रोडक्ट मैं उसके लिए कितने दिन में बना लूंगा? मैं इसे काट दूंगा, ये निकल के आ जाएगा 20, आंसर निकल के आ जाएगा 20। कितना आसान सवाल है, सीसेट 2016 का क्वेश्चन, 2 लाइन का सवाल था, ज़्यादा टाइम नहीं लिया आपका। जब एक रनर क्रॉस करा था 12 किलोमीटर मार्क को, एक रनर था, एक दौड़ने वाला बंदा था जो 12 किलोमीटर मार्क को क्रॉस कर रहा था, क्योंकि बीच में भाई मार्क्स वगैरह बने रहते हैं, तो उसको इन्फॉर्म किया गया कि उन्होंने 80% ऑफ द रेस कंप्लीट की है। कितने किलोमीटर इनको दौड़ने हैं इस रेस में, इस रेस में कितने किलोमीटर ओवरऑल दौड़ना है? तो सीधी सी बात है यार, सीधा सीधा दिया हुआ है कि जब ये 12 किलोमीटर मार्क पे आई तो इनको बोला गया भैया आपने 80% जो रेस है वो पूरी कर लिया, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, तो मैं मान लेता हूं कि टोटल जो रेस थी वो x थी, टोटल लेंथ की जो रेस थी, जो जितना दौड़ना था वो x थी। तो मेरे को सीधा सीधा दिख रहा है 80% ऑफ x इज 12, यही तो कह रहा है क्वेश्चन। क्योंकि जब ये दौड़ी 12 किलोमीटर तो आपको बताया गया कि आपने 80% रेस का वो कर लिया, तो सीधा सा है कि भैया ये पूरी रेस है, इसका 80% 12 दिया हुआ है, मैं इसे कैलकुलेट करूंगा, इसे कैलकुलेट करूंगा। मुझे याद है 4/5, क्योंकि 1/5 20 होता है, 4/5 इज 80 इंटू एक्स। ना समझ में आए तो इससे सीधे लिखना 80/100 इंटू एक्स, जो अच्छा लगे लिख लेना, गलत मत करना बस, ठीक है। इक्वल टू 12, जिसमें कंफर्टेबल हो उसको करना। 4 3 जा 12, तो x की वैल्यू आ जाएगी 15, आंसर निकल जाएगा, सीधा सीधा जवाब है। तो ये बहुत ही इजी, सस्ते, सुंदर, टिकाऊ सवाल हैं। ये क्वेश्चंस गलत करना मतलब आप अपने साथ खिलवाड़ कर रहे हो, ठीक है। 5वां क्वेश्चन, P इक्वल टू 40% ऑफ A एंड 65% ऑफ B, ठीक है। और Q दिया है 50% ऑफ A एंड 50% ऑफ B, जहां पे एक कंडीशन दे रखी कि A इज ग्रेटर देन B, ठीक। इन दिस कंटेक्स्ट कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? P Q से बड़ा है, Q P से बड़ा है, P Q के बराबर है, कुछ भी कंडीशन नहीं कह सकते, कुछ भी हम एग्जैक्टली नहीं बोल सकते। तो मेरे को दिया हुआ है P इज इक्वल टू 40% ऑफ A, ठीक है, प्लस 65% ऑफ B, ये दिया हुआ है मेरे को, और Q मेरे को दिया हुआ है 50% ऑफ A प्लस 50% ऑफ B, यही तो दिया हुआ है क्वेश्चन में। और मेरे को P और Q के बारे में पूछ रहा है, इतना मेरे को पता है कि A B से बड़ा है। मैं क्या करता हूं, मैं Q माइनस P कर देता हूं। आप P माइनस Q भी कर सकते हो, बट मैं पहला टर्म पॉजिटिव रखना चाहता हूं, इसलिए मैं Q माइनस P कर देता हूं। तो ये माइनस होगा, ये माइनस होगा, तो ये निकल के आएगा 10% ऑफ A माइनस 15% ऑफ B, ये निकल के आया। यही एक रिलेशन है जो मैं इसमें निकाल सकता हूं। अब एक चीज सोचना,
एक चीज और दी हुई है कि a इज ग्रेटर देन b, ठीक है, लेकिन क्या आप ये बोल सकते हैं कि 10% ऑफ a इज ग्रेटर देन 15% ऑफ b किसी भी सिचुएशन में? आप श्योरली नहीं कह सकते, क्योंकि आपको a और b की वैल्यू नहीं पता। एग्जाम्पल देके समझाता हूं। सपोज a की वैल्यू 1000 है, b की वैल्यू 100 है, तो 10% ऑफ a इज 100, 10% ऑफ b इज 15। तो मतलब यहां पे तो चलो ये चल जाएगा, लेकिन एक दूसरी सिचुएशन आती है, सिचुएशन नंबर 2। a की वैल्यू जो है वो है 1000 ही है, और b की वैल्यू जो है वो है लेट्स से 999, तब भी तो बड़ा है। तो a की वैल्यू आ जाएगी 100, लेकिन 15% ऑफ दिस इट इज ग्रेटर देन 100, तो वो नेगेटिव हो जाएगा। तो बेसिकली दोनों सिचुएशन बन सकती है, ठीक है। और एक ऐसी भी सिचुएशन हम इमेजिन कर सकते हैं। अब देखो ये दोनों सिचुएशन उस चीज पे नहीं जाते हैं, ये दोनों सिचुएशन ऐसी बन रही है, तो जाहिर सी बात है हम कुछ भी कंक्लूसिवली इस चीज के बारे में नहीं कह सकते। और जब हम कुछ कंक्लूसिवली इस बारे में नहीं कह सकते तो हम बोलेंगे कि कोई भी स्टेटमेंट सर्टेनिटी के साथ हम नहीं बोल पाएंगे। ये तो इसका जवाब है। लेकिन मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट करता हूं, मेरा मन है थोड़ा सा ट्विस्ट करने का, तो मैं आपको थोड़ा सा एक चीज और बताता हूं। अगर इस क्वेश्चन को हल्का सा चेंज किया जाए, और आपसे ये कह दिया जाए कि लेट्स से यहां पे p इक्वल टू 40% a तो था, प्लस इट इज 60% ऑफ b, ये होता, और q दिया होता 50% ऑफ a प्लस 50% ऑफ b, तब क्या करते? तो सीधी सी बात है, फिर से वही करते, q माइनस p इक्वल टू 10% ऑफ a माइनस 10% ऑफ b। अगर ये एक पर्टिकुलर केस होता, ये क्वेश्चन नहीं है, मैं आपको एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बता रहा हूं, अगर ये क्वेश्चन होता और मेरे को ये भी पता है कि a इज ग्रेटर देन b, तो अगर मेरे को इतना पता है कि a b से बड़ा है तो 10% ऑफ a विल बी ग्रेटर देन 10% ऑफ b, सीधी सी बात है, ठीक है। 50-40 से बड़ा है तो उन दोनों का 10%, 5 इज मोर देन 4, सीधी सी बात है। तो ऐसे में ये इसकी जो वैल्यू आएगी इट विल बी ग्रेटर देन 0, इसका मतलब निकल जाएगा q इज ग्रेटर देन p। तो ऐसे में आप ये कहोगे कि q इज ग्रेटर देन p, ये हम निकाल सकते हैं। बट ये क्वेश्चन नहीं है, बट ऐसा होता है, तो इस एक केस में आप सर्टेनिटी के साथ कुछ बोल पाओगे, अदरवाइज नहीं बोल पाओगे, ठीक है। तो ये चीज समझिएगा। तो हमेशा दिमाग खुला रखे क्वेश्चंस को करने में, क्वेश्चंस बहुत आसान आते हैं, आपको थोड़ा सा बस माइंड अपना लगाना है। When 70% of a number x is added to another number y, the sum becomes 165% of y. When 60% of x is added to another number z, the sum becomes 165% of z. इसमें से कौन सा करेक्ट है? और ये हिंदी वर्जन भी है, आप पढ़ सकते हैं। तो ये चीज पूछ रखी है। तो मेरे को ये कह रहा है 70% ऑफ x इट इज एडेड टू अनदर नंबर ऑफ y, तो इसकी जो वैल्यू हो जाती है वो 165% ऑफ y हो जाती है। पहले चीज ये कह रहा है, और मेरे से ये भी कह रहा है कि जब 60% ऑफ नंबर x इट इज एडेड टू अनदर नंबर z, तो ये जो सम हो जाता है ये 165% ऑफ z हो जाता है। यही तो कह रहे हैं। तो मेरे से इनके बीच का रिलेशन पूछ रहा है, ठीक है। इसको मैं क्या लिख सकता हूं? इसको मैं लिख सकता हूं 70/100x प्लस वाई इक्वल टू 165 अपॉन 100 वाई लिख सकता हूं, ठीक है। इसको मैं सॉल्व करना शुरू करूंगा तो ये निकल के आएगा 70 अपॉन 100x
इज इक्वल टू ये इधर जाएगा माइनस होगा, ये बेसिक कैलकुलेशन है, आई होप आपको आती होगी। 60/5/100 वाई, क्योंकि ये इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, फिर आप माइनस करेंगे तो 65/100 वाई बचेगा, बेसिक कैलकुलेशन। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ, और इससे फिर ये कट जाएगा, तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ मेरे पास जो x/y की वैल्यू निकल के आ रही है वो 65/70 निकल के आ रही है, ठीक है। और यहाँ से मैं बोल सकता हूँ, इसको मैं 5 से काटूंगा, दिख रहा है 5 से कट रहा है, इसकी जो वैल्यू निकल के आ रही है वो 13/14 निकल के आ रही है। x/y इज 13/14। अब देखता हूँ क्या इसमें ऐसा कोई रिलेशन निकाल सकते हैं। 60/100x प्लस z इक्वल टू 165/100 इंटू z। इसे मैं लिख सकता हूँ 60x/100 इज इक्वल टू 65z/100। ये कट जाएगा और मेरे को यहाँ पे मिलेगा x/z इक्वल टू 65/60 इज इक्वल टू, अगर मैं इसे काटता हूँ 65/60, मैं इसे 5 से ही काट देता हूँ 13/12। अब मुझे दिख रहा है कि दोनों में x की वैल्यू 13 आ गई, तो मैं स्ट्रेट लिख सकता हूँ, मतलब मैं सीधा लिख सकता हूँ इसको देख के, x इज टू वाई इज टू जेड इक्वल टू x की वैल्यू 13 थी, y की वैल्यू 14 थी, और यहाँ पे इसका जो आया था वो था 12। मैं सीधे लिख सकता हूँ, ठीक है। तो अब मेरे से पूछा इनके बीच का वैल्यू, तो x की वैल्यू 13 मान लेंगे, y की वैल्यू 14 मान लेंगे, z की वैल्यू 12 मान लेंगे। तो इस हिसाब से अगर मैं अरेंज करूँगा तो सबसे बड़ा है y, सबसे बड़ा है y, y से बड़ा छोटा है x, x से छोटा है z। तो ऐसा कुछ दिया हुआ है, z इज लेस देन x इज लेस देन y दिया हुआ है, यही इसका उत्तर है। तो बहुत आसान सवाल है, ज़्यादा मतलब देखो यार सीधी सी बात है, क्वेश्चन सीधा सीधा सामने होता है, आपको उसको बहुत ही खुले दिमाग से करना है। देखो सीधी सी बात है, पहले ही निगेटिविटी मन में भर ली कि यार ये क्वेश्चन तो मेरे से हो ही नहीं सकता, इतना टफ दिख रहा है, तो होगा ही नहीं। सोचने की कोशिश करो। आपको मैथ्स इसीलिए टफ लगती है क्योंकि आप मैथ्स से हमेशा दूर भागते आए हैं। जहां आप मैथ्स के पास बोलेंगे आजा भैया गले लग जा, मैथ्स भी आपके खुले बाहों से आएगी, गले लग जाएगी, क्वेश्चन हो जाएंगे। अगला सवाल, दो नंबर्स थे, दे आर रिस्पेक्टिवली 20% एंड 28% लेस देन द थर्ड नंबर z। तो कितना परसेंटेज y छोटा है x से? अच्छा, इस तरीके के क्वेश्चन में एक चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें दिख रहा है कि x और y दिया हुआ है 20% और 28% लेस है एक नंबर z से। तो सबसे पहली चीज समझ लो, जिस चीज से हमें कंपेयर करना है, जो प्रॉपर क्वांटिटी जिससे हमें कंपेयर करना है, उसे 100 मान लिया करो। क्योंकि अगर मैं इसको मानूंगा ना कि x को हम 100 मान रहे हैं, तो उसके कंपैरिजन में z को निकालेंगे, वो उससे 20% लेस है, तो हमारी कैलकुलेशंस बढ़ जाएंगी। तो कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए मैं z को 100 मान लेता हूं। अगर मैं z को 100 मान रहा हूं तो सीधे सीधे दिया हुआ है कि x इज 20% लेस देन 100 z, तो सीधा सा मतलब है इसका मतलब x का वैल्यू हो जाएगा 80, क्योंकि वो 20% लेस है। ना समझ में आए तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, 100 इंटू 20% लेस है ना, तो मतलब इसका वैल्यू कितना है, 100 माइनस 20/100, इट इज अगेन 80। जैसे समझ में आए वैसे कर लो, बट वो सीधा यही निकल के आता है, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में कॉन्सेप्ट्स में, नहीं सर, और अगर आप बेसिक समझ पा रहे हो तो यहाँ पे 80 कर सकते हो। तो कैलकुलेशंस ये भी हैं, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। y की वैल्यू कितनी है, 28% लेस है। 28% लेस है मतलब 100 में 28 कम है, 100 में 28 कम है मतलब इसकी वैल्यू 72 है। सीधा सीधा दिया हुआ, कुछ नहीं करना इसमें, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप नंबर z को x मान के चलते या फिर a मान के चलते फिर वो कैलकुलेट करते तो वो ज़्यादा लंबा कैलकुलेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका कैलकुलेशन ईजी है। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे कि z को हम a मान लेते हैं, फिर x की वैल्यू हो जाएगी इट इज़ 20% ऑफ लेस देन x, देन इट इज़ 100 माइनस 20
अपॉन 100 इंटू ए, दैट इज 0.8 ए। इस तरह से करोगे, कैलकुलेशन लंबी बनेगी। सिंपल तरीका, सटीक तरीका ऐसे करोगे, क्योंकि यहाँ पे सिंपल परसेंटेज में बातें चल रही हैं, रेशियो में चीज़ें कट रही हैं, तो आराम से आप एज्यूम कर सकते हो। तो कितना परसेंटेज y इज लेस देन द नंबर x। अब यहाँ पे परसेंटेज में ऊपर नीचे की वैल्यू रखते समय आपको वो फॉर्मूला याद करना। नीचे क्या रखेंगे? जिस चीज को हम जिस चीज से कंपेयर करना चाहते हैं। ऊपर क्या रखेंगे? जो हम कंपेयर कर रहे हैं। तो मेरे से पूछा है कि y जो है, ये जो y है, ये x से कितना परसेंटेज लेस है। तो मैं नीचे क्या रखूंगा? किससे कंपेयर करना चाहता हूं? x के साथ कंपेयर करना चाहता हूं, तो नीचे रखूंगा 80। ठीक है, नीचे 80 रख दूंगा। और डिफरेंस कितना परसेंट लेस है, तो इनके बीच का डिफरेंस मेरे को साफ साफ दिख रहा है 8 है। ऊपर रखूंगा 8 इंटू परसेंटेज में कन्वर्ट करना है 100%, हो गया 10% निकल के आ जाएगा। तो बहुत सिंपल है, परसेंटेज का बेसिक कॉन्सेप्ट था, जिस चीज को कंपेयर करना है जिससे कंपेयर करना है इंटू 100% परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। इजी सवाल है। If the price of an article is decreased by 20%, एक आर्टिकल है जिसका 10% 20% डिक्रीज किया गया, then the new price is increased by 25%, तो नेट चेंज इन प्राइस क्या हुआ? तो ये मैंने बताया था सक्सेसिव ऐसा कुछ हो तो x की वैल्यू दी हुई है आपको 20, y की वैल्यू दी हुई है 25, तो सीधा सा है, मैं यहाँ पे वो फॉर्मूला लगाऊंगा, आप याद कीजिएगा, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100, तो सीधा सीधा सा था, इसको 20% डिक्रीज हुआ तो मैं इसे लिख दूंगा -20, और फिर उसके बाद 25% इंक्रीज हुआ तो इसको लिखूंगा +25, प्लस x की वैल्यू थी -20, y की वैल्यू थी 25। अब देखो मैं यहाँ पे माइनस लिख सकता था, लेकिन मैं लिखता इसलिए नहीं हूँ क्योंकि वो साइन ना, वो कई बार कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है, लेकिन ऐसे आप लिखोगे तो कभी मिस्टेक नहीं करोगे। अपॉन 100 ये करूँगा तो ये आएगा 5 माइनस 25, 20 या 500 अपॉन 5, ये 5 इक्वल टू 0। तो 0% चेंज है, इसका मतलब नेट चेंज इज 0%। ठीक है, लेकिन कुछ लोग हैं जिनको ये बात मजा नहीं आएगी, तो आप सिंपल ऐसे भी कर सकते हो कि पहले मैंने इसका प्राइस सपोज करो 100 माना था, इसमें 20% डिक्रीज हुआ, 20% डिक्रीज हुआ यानी कि प्राइस हो गया 80, फिर इसमें 25% इंक्रीज हुआ, 25% इंक्रीज हुआ मतलब 80 इंटू 125 अपॉन 100, ये हो जाएगा 80 इंटू 5/4, ये अगर निकल गया 100। तो मेरे को दिख रहा है नेट चेंज कितना है, दैट इज 0। तो जो अच्छा लगे कर लो यार, कोई समस्या नहीं है, ऐसे अच्छा लगे ऐसे कर लो, ऐसे अच्छा लगे ऐसे कर लो, जो अच्छा लगे कर लो, सही उत्तर निकालो और खुशी खुशी घर जाओ। अगेन सिमिलर क्वेश्चन, द इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ अ सर्टेन आइटम वॉज 25%, किसी सर्टेन आइटम का जो प्राइस में इंक्रीज था वो 25% था, फिर उसका प्राइस 20% घटाया गया। अच्छा, पिछला क्वेश्चन आप देखेंगे तो पहले 20% घटाया गया, उसके बाद 25% बढ़ाया गया, यहाँ पे 25% पहले बढ़ाया गया फिर घटाया गया, और मैंने आपको बताया था कि सीक्वेंस चेंज हो जाए तो रिजल्ट पे अंतर नहीं होता है। देन अगेन इट वाज इंक्रीज बाय 10%, सो व्हाट इज द इंक्रीज इन द प्राइस? तो मेरे को ये कह रहा है कि पहले 25% बढ़ा दिया गया, फिर 20% घटा दिया गया, फिर 10% बढ़ा दिया गया, तो मेरे से पूछा है प्राइस क्या है। तो देखो, एक तो मैंने फॉर्मूला ही बता दिया था x प्लस वाई प्लस जेड वाला, बट वो फॉर्मूला लंबा है, बहुत लोगों को याद नहीं रहता है, कैलकुलेशंस भी थोड़ी सी लंबी बन जाती है, तो मैं दो लेके चलता हूँ। ठीक है, पहले मैं इसको ले लेता हूँ, कितना परसेंट चेंज आएगा, 25 -20 प्लस 25 इंटू -20 अपॉन 100, ये मुझे पिछली कैलकुलेशन से भी याद है कि ये 0 आया, तो इन दोनों का नेट इफेक्ट 0 आया। अब इस 0 के साथ 10%, तो 0 प्लस 10% प्लस 0 इंटू 10 अपॉन 100, ये परसेंटेज मत लिखना ऐसे यहाँ पे, इक्वल टू 10, यानी कि जो नेट चेंज होगा वो 10 ही होने वाला है, और इंक्रीज हुआ है तो इसलिए 10% इंक्रीज होगा। सिंपल है, हो गया क्वेश्चन। बट कुछ लोगों को सब्र नहीं है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। सपोज इसका प्राइस 100 था स्टार्टिंग में, 25% बढ़ाया गया तो सीधी सी बात है 125 होगा, फिर उसके बाद 20% घटाया गया तो अगेन 125 इंटू 80 अपॉन 100, ये वापस 100 हो जाएगा। फिर इसके बाद 10% बढ़ाया गया
तो ये प्राइस हो गया 110, तो नेट चेंज 10 का इंक्रीज है, 100 पे 10 का इंक्रीज है, इट मीन इट इज 10% इंक्रीज। जैसा अच्छा लगे कर लो यार, सिंपल है, कैलकुलेशंस हैं, आप ये समझ गए तो ये बेस्ट है, नहीं तो वो भी एक ऑप्शन है, आपको जो अच्छा लगे आप कर सकते हो। और इस क्वेश्चन में गलती करके मत आना, अच्छा नहीं लगेगा, मतलब इतने सिंपल क्वेश्चन में आप गलती करोगे तो मतलब रियली बहुत दुख होगा। मैं चाहता हूँ कि आप सारे बच्चे ना इस चीज़ में तो यार फोड़ के आओ, बोले यार परसेंटेज का सवाल था, सर ने पढ़ाया था, अपन तो ऐसे ही करके आ गए, तो ज़्यादा मजा आएगा। एनीवेज, अगला सवाल, ए और बी दो हैवी स्टील ब्लॉक्स हैं। अब देखना समझना इस चीज़ को, देखो मैं आपको यही चीज़ सिखा रहा हूँ, स्टेटमेंट से अगर आप क्वेश्चन को समझ के, जो कोई स्टेटमेंट दिया हुआ है क्वेश्चन में, अगर उसको समझ के करोगे ना तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएंगे। क्या लिखा हुआ है, दो हैवी स्टील ब्लॉक्स हैं ए और बी, एक ए है एक बी है, ठीक है। बी को ए के ऊपर रखा गया, ये ए था, इसके ऊपर हमने बी को रख दिया सपोज, तो वेट इंक्रीज हो गया 60%, तो ऑब्वियस ही बात है इंक्रीज करेगा ही, ठीक है। तो हाउ मच परसेंटेज वेट विल रिड्यूस विथ रिस्पेक्ट टू द टोटल वेट ऑफ ए एंड बी, इनके रिस्पेक्ट में कितना टोटल परसेंट वेट घटेगा अगर बी को हम यहां से दोबारा हटा दें, यही तो है, सिंपल क्वेश्चन है। अब देखो ए और बी दो ब्लॉक्स थे, बी को ए के ऊपर रखा गया तो वेट इंक्रीज हुआ 60%। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर बी का वेट था 100, ए का वेट था 100, क्योंकि अभी बोल रहा है कि वेट इंक्रीज हुआ, अब इसको इसके ऊपर रख रहे हैं तो हम क्या बोल रहे होंगे, किसके रिस्पेक्ट में इंक्रीज हो रहा होगा 60%, ए के रिस्पेक्ट में इंक्रीज हो रहा होगा, तो 60% इंक्रीज हुआ, तो इसका मतलब बी का वेट जो था वो तो 60 था। यही इस स्टेटमेंट को समझना, मेरे से कह रहा है कि बी को हमने ए के ऊपर रखा, बी को हमने ए के ऊपर रखा तो 60% वेट इंक्रीज हो गया, किसके वेट में, ऑब्वियस ही बात है ए के वेट में, क्योंकि ए को हम नीचे रख रहे हैं। तो अगर मैं ए को 100 मान लूंगा तो बी का वेट हम 60 ले लेंगे, एजम्पशन, ठीक है। और x मानोगे तो इसको बी का वेट आप 0.6x लोगे, बट हम अपनी कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए इसको 100 लेते हैं, इसको 60 ले लेते हैं, ठीक है। अब कितना परसेंटेज वेट घटेगा विथ रिस्पेक्ट टू टोटल वेट, अब इनका टोटल वेट कितना है 160 है, इसमें कितना परसेंट वेट घटेगा, अगर बी को दोबारा हटा दिया तो हम 60 हटा देंगे, 160 इंटू 100 इसके रिस्पेक्ट में पूछा है, क्योंकि पूछा क्या है इसके रिस्पेक्ट में टोटल वेट के, तो टोटल वेट के रिस्पेक्ट में रखा है। यही चीज तो हमने आपको सिखाई थी परसेंटेज में, नीचे किसके मुकाबले कंपेयर करना है, किसको कंपेयर करना है, कौन सा वेट कंपेयर करना है, बी हटाना है तो बी का वेट कंपेयर करना है, किससे कंपेयर करना है, टोटल वेट से कंपेयर करना है। ये कैलकुलेट कर लोगे, ये निकल के आएगा आपका, ये काटोगे, ये निकल के आएगा 3/8 इंटू 100%, ठीक है। और जब आप इसे सॉल्व करोगे तो इट विल बिकम 37 1/2% या फिर 37.5%, ठीक है। तो ये है आपका, क्योंकि आपको याद होगा अब ये कैसे आ गया, ये आप याद करना, 1/8 कितना था, 12.5% था, ठीक है, 12.5% था, 3/8 का मतलब क्या हो गया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 12 3 36, 3/2 इट बिकम्स 37 1/2। तो ऐसे कर सकते हो, सिंपल है, नहीं तो आप कैलकुलेट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है यार, 300/8 कर लेंगे, नहीं याद है तो 8 3 24, 60, 7 8 56, 4, फिर उसके बाद और काटोगे 0.5 आ जाएगा, जैसे दिया वैसा कर देंगे। तो बहुत आसान सवाल है। अगले सवाल पे आते हैं। ए गार्डनर इंक्रीज द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन, एक इसका गार्डन है जो रेक्टेंगल है, लेंथ को हम 40% बढ़ा देंगे और हम विड्थ को 20% डिक्रीज कर देंगे। तो मेरे से पूछा है एरिया क्या होती है गार्डन की, तो एरिया हमको पता है लेंथ इंटू विड्थ या लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब मैंने बताया था कि कोई क्वांटिटी अगर दो लोगों के मल्टीपल पे, दो चीज़ों के मल्टीपल पे डिपेंड करती है, तो जब भी उसके बीच चेंज होगा तो सीधी सी बात है डेल एक्स, या फिर आप इसको यहाँ पे लिख सकते हो डेल एल प्लस डेल बी प्लस डेल्टा एल इंटू डेल्टा बी अपॉन 100, या फिर वो चेंज अगर मेरे को पता है तो एक्स प्लस वाई
प्लस एक्स वाई बाई 100। इसमें कन्फ्यूजन आप हो रहे हो तो आप ये यूज कर लो, जो भी यूज कर लो। तो मेरे को पता है 40% इंक्रीज है प्लस 40, 20% डिक्रीज है माइनस 20, प्लस 40 इंटू माइनस 20 अपॉन 100। यही नेट चेंज इन एरिया होगा, ये चाहे पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है। नेगेटिव है तो घट जाएगा, पॉजिटिव आएगा तो बढ़ जाएगा। ऑल्दो क्वेश्चन बोल रहा है बढ़ रहा है, बट ये जो होगा वो होगा, ठीक है। दैट इज 20, और ये काटोगे इसको 4 टू जा 8, 20 माइनस 8 इक्वल टू 12, और पॉजिटिव है तो मतलब 12% इंक्रीज है, तो हैज़ इंक्रीज बाई 12%। बहुत ही सिंपल सवाल जो आपको मैंने फॉर्मूला बताया था, आराम से कर सकते थे, ठीक है। एज ए रिजल्ट ऑफ 25, अच्छा एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, इस टाइप के क्वेश्चन में अगर कुछ ना भी समझ में आए, और मान लो कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए, भगवान ना करे आए, और आपको नहीं समझ में आ रहा, तो पहले मान लेना ये 100 था, ये भी 100 था, तब तो खैर स्क्वायर हो जाएगा। आप 90 मान लेना, और फिर इसमें 40% बढ़ा देना, इसमें 20% घटा देना, और फिर कैलकुलेट करके निकलना, तब भी आंसर वही आएगा। ऑल्दो ये मेथड मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा, बट अगर कभी बुरी किस्मत है ये चीज़ नहीं दिमाग लगा पा रहे तो वो चीज़ यूज कर सकते हो, बट वो आपका टाइम वेस्ट है, बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा, ठीक है। एज ए रिजल्ट ऑफ 25% हाइक इन द प्राइस ऑफ राइस पर केजी, जो भी राइस का प्राइस है, इसमें 25% हाइक है। इसके चलते एक बंदा जो 1200 रुपये में खरीदता, 1200 रुपीज में जो खरीदने वाला था, अब ये 6 kg कम खरीदेगा, 6 kg कम खरीदेगा। तो ओरिजिनल प्राइस क्या है राइस का? तो व्हाट इज द ओरिजिनल प्राइस ऑफ राइस पर केजी, ठीक है। अब देखना, मैं मान लेता हूं कि जो ओरिजिनल प्राइस था, लेट ओरिजिनल प्राइस जो है वो x है, ठीक है। तो मैं खरीद कितना लेता, 1200 अपॉन एक्स, इतना ही किलो तो खरीदता। x प्राइस था तो मैं कितना खरीद पाऊंगा, 1200 जितने रुपए हैं अपॉन एक्स, सीधी सी बात है। अगर 20 रुपये किलो चावल है और मेरे पास 100 रुपये हैं, तो 100/20 इक्वल टू 5 किलो ही तो खरीदूंगा। ऐसे ही यहाँ पे 1200/x। अब प्राइस बढ़ गया है 25%, तो न्यू प्राइस क्या है, ये है 25% बढ़ गया है। इट मीन्स x इंटू 100 प्लस 25 अपॉन 100, ये मैंने आपको बताया था बेसिक्स। इट इज 125/100, ये 5 है, ठीक है, इंटू एक्स, ये अल्टीमेटली 5/4 आ जाएगा। और मैं खरीद कितना सकता हूं अब, 1200 अपॉन 5/4x। ये क्वेश्चन में साफ साफ दिया हुआ है कि इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 6 है। पहले मैं कम ज़्यादा खरीद पाया था, अब मैं कम खरीद पा रहा हूं, तो ये मैं कर लूंगा 1200 अपॉन एक्स माइनस 1200 अपॉन 5/4x इज इक्वल टू 6। इसको मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूं, ठीक है। तो मैं इसे काट सकता हूं ऊपर, चाहे तो मैं इसे काट दूंगा तो ये 200 बचेगा, तो मैं इसे लिख दूंगा 200/x माइनस, और मैं इसे भी काट देता हूं, एक काम करता हूं 540 जा, और ये 160 अपॉन x इक्वल टू 1 इक्वल टू 40 अपॉन x इक्वल टू 1 विच इम्प्लाइज x इक्वल टू 40। तो x इक्वल टू 40, और मेरे से क्या पूछा, ओरिजिनल प्राइस। ओरिजिनल प्राइस इक्वल टू 40 निकल के आ रहा है, मैं बोलूँगा भैया ये मेरा उत्तर है। अगला क्वेश्चन, अ स्टूडेंट हैज़ टू गेट 40% मार्क्स टू पास इन एन एग्जामिनेशन। एक एग्जामिनेशन है जिसमें पासिंग मार्क्स लेट से P है, ठीक है। 40% चाहिए, मेरे को 40% चाहिए। सपोज ही गेट 30 मार्क्स एंड फेल्स बाय 30 मार्क्स।
ओके, ठीक है। मैक्सिमम मार्क्स कितना है? बड़ा आसान सवाल है। एक बच्चे को 30 नंबर मिले और ये 30 नंबर से फेल हो रहा है, तो मतलब 30 + 30 इज द पासिंग मार्क्स। लेकिन मुझे पता है जो ये पासिंग मार्क्स है ये 40% है, 40%। 40% किसका? ऑफ टोटल मार्क्स, और मैक्सिमम मार्क्स टी लिख दो, एम लिख दो। तो यानी कि 60 = 40% ऑफ टी, 40/100, it becomes t = 60 × 100/40। now this becomes, इसे आप काटोगे तो ये 3/2 निकल के आएगा, इसे आप काटोगे 50 तो 150। तो 150 है, सिंपल है। मतलब मेरे को 30 नंबर मिले और मैं 30 नंबर से फेल करा था, तो ये पासिंग मार्क्स निकल के आ गया। अब ये जो पासिंग % मार्क्स है वो 40% है टोटल मार्क्स। टी लिख दो, एम लिख दो, जो अच्छा लगे लिख दो, कैलकुलेट कर दो, आंसर निकल के आ जाएगा। बहुत ही इजी सवाल था। तो देख रहे हैं आप, जितना ज़्यादा आप कॉन्सेप्ट्स को इजी वे में समझते चले जाएंगे उतना ही ज़्यादा वे में आप चीज़ों को कर सकते हैं। अगला सवाल, एक टेस्ट में एक कैंडिडेट 8 ही सवाल अटेम्प्ट करता है और 50% मार्क्स पाता है हर एक सवाल में, और 40% ओवरऑल पाता है टेस्ट में, और सारे क्वेश्चन इक्वल मार्क्स के हैं। तो कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट, टोटल कितने क्वेश्चन थे? तो अब एक चीज समझना है यार, ये बड़ा आसान सवाल है। इस बच्चे ने 8 सवाल अटेम्प्ट किए। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? 8 क्वेश्चन। और हर एक क्वेश्चन में इसने 50% नंबर पाए। यही तो कह रहा है, 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और हर एक क्वेश्चन में 50% नंबर पाए। लेकिन इसका एक ये भी मतलब हो सकता है कि अगर मैं 8 क्वेश्चन में 50% पा रहा था, यानी कि आधा आधा नंबर पा रहा था, तो उससे अच्छा मैं 4 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करता। तो जितना अगर, और इसमें मुझे फुल नंबर मिल जाता, तो इट इज एज गुड एज दिस जिसमें मुझे 50% मिल रहा है। मतलब 8 क्वेश्चन है, अगर सपोज 10-10 नंबर का सवाल है तो 80 मिलते, 80 नंबर के सवाल होते, लेकिन मुझे उसमें 50% मिल रहे थे, यानी कि 40 ही मिलते। उसकी जगह मैं 4 क्वेश्चन में पूरे नंबर पा जाता। तो इट इज एज गुड एज कि मैंने 4 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट किए। ठीक, एंड ये 40% पाता है टेस्ट में, और ये 4 क्वेश्चन इसको देते हैं 40%। 4 क्वेश्चन देते हैं 40%, 10 क्वेश्चन दे देंगे 100%। टोटल क्वेश्चन पूछा है, टोटल क्वेश्चन हो जाएंगे देन। बहुत इजी सवाल था। 8 क्वेश्चन थे, 50% नंबर में। मैं बोला कि भैया 4 ही क्वेश्चन किए, फुल पाए, लेकिन और वो दिया हुआ है कि इनके चलते जो नंबर आए वो 40% आए। ठीक, तो 4 क्वेश्चन 40% के बराबर मार्क्स दे रहा है, तो 110 क्वेश्चन 100% के बराबर दे रहा है, तो यही उसका उत्तर हो जाएगा। एक दूसरा तरीका भी है इस क्वेश्चन को ऑल्दो करने का। 8 क्वेश्चन थे, ठीक है, इसमें मार्क्स मिलते 50/100। ठीक है, इज इक्वल टू टोटल जो भी मार्क्स थे ये इसके कितने के बराबर है? 40/100 के बराबर है। 8 क्वेश्चन थे, ठीक है, 8 क्वेश्चन थे ये, इसमें जो भी मार्क्स थे, बेसिकली इसमें मार्क्स हैं इनके 8 क्वेश्चन के जो भी मार्क्स है, क्योंकि टोटल क्वेश्चन क्या पूछा है तो हमने सीधे 8 क्वेश्चन लिख दिया, तो 50% मार्क्स आपको मिल रहे हैं। ये जो मार्क्स मिलेंगे वो 40% ऑफ द टोटल के बराबर है। इसको आप करेंगे, जवाब निकल के आ जाएगा। यहां पे भी टोटल 10 निकल के आएगा। तो जो समझ में आए वो कर लो, आसान है। बहुत इजी सवाल पूछते हैं, परसेंटेज पे फोड़ सकते हो। अनीता की मैथमेटिक्स में 70 प्रॉब्लम्स थे, सब में बराबर मार्क्स थे। ठीक है, 10 अरिथमेटिक के सवाल थे, 30 अलजेब्रा के थे और 30 जियोमेट्री के थे। ऑल्दो शी आंसर 70% ऑफ अरिथमेटिक को उसने आंसर किया, 40% अलजेब्रा को आंसर किया, 60% ज्योमेट्री की प्रॉब्लम को सही किया। वो एग्जाम में पास नहीं कर पाई क्योंकि इसको 60% नंबर
से कम आ गए तो कितने क्वेश्चन इसको और सॉल्व करने थे तो कि इसके 60% मार्क्स आ जाते हैं। अब ये क्वेश्चन देखे ना, इतनी सारी कैलकुलेशन देख के बच्चे बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। तो मैं बताता हूँ कि ये सवाल बहुत ही आसान है, बहुत ही प्यारा सवाल है। सिंपल स्टेटमेंट को समझते हुए क्वेश्चन को करने की कोशिश करते तो आप पाएंगे कि यार ये तो बड़ा इजी सवाल था। मेरे पास 70 सवाल हैं, ठीक। इसमें से 10 अरिथमेटिक के हैं, दिया हुआ है। 30 अलजेब्रा के हैं, दिया हुआ है। और 30 जियोमेट्री के हैं, ये मेरे को सीधा सीधा दिया हुआ है, ठीक। हमने जो अरिथमेटिक के सवाल हैं उसमें से 70% किए हैं, यानी कि 10 का 70%। हमने किए कितने हैं? 7 क्वेश्चन किए। हाउ मेनी वी डिड? हाउ मेनी वी डिड? 7 क्वेश्चन किए 10 में से। 40% अलजेब्रा के किए, तो 40% ऑफ 30 कितना होगा? 4 3 12, 12 आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आएगा, आप निकाल नहीं पा रहे हैं, तो आप 40/100 इंटू 30 कर लेना, आपको जवाब मिल जाएगा, 12 ही आएगा, कोई समस्या नहीं है। मेरे को कैलकुलेशन आती है, आदत हो गई है, इसलिए मेरे लिए ये कैलकुलेशन बहुत ईजी है। बट आपके लिए भी ईजी हो जाएगी, नहीं आएगा तो ऐसे कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। और 60% ऑफ जियोमेट्री प्रॉब्लम्स, इसकी 60%, यानी कि 18 क्वेश्चन ज्योमेट्री का इसने सही किया। 10%, 40%, 60%, ठीक है। तो हमने कितने किए? हमने इतने किए। अब ये कह रहा है ये पास नहीं कर पाई क्योंकि इसके 60% से कम है। तो मैं देखता हूं कि मैंने कितने सवाल किए। 7 12 19, 19 + 18 इट इज इक्वल टू टोटल क्वेश्चन जो उसने किए वो 37 किए, ठीक। अब ये कह रहा है कि पासिंग मार्क्स तो 60% है, यानी कि 70 में हमें एटलीस्ट 60% क्वेश्चन तो करना होगा। 60% इज इक्वल टू, यानी कि 42 क्वेश्चन तो मुझे सही होने ही चाहिए थे, और किए हैं मैंने 37। गैप कितना है? 5 का है। तो मैं 5 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा कर लूंगी तो मेरे जवाब आ जाएगा। उत्तर है 5। इजी सवाल, बहुत ही सुंदर, सस्ता, टिकाऊ सवाल है, आराम से आप कर सकते हैं। इस तरीके के सवाल में गलती ना करें, ये आपके लिए बोनस वाले सवाल होते हैं। अगला सवाल पे आते हैं। एक एग्जामिनेशन में ए के 20 मार्क्स ज्यादा है बी से। अगर बी का स्कोर 5% लेस है ए से, देन हाउ मच हैज बी स्कोर्ड? ठीक है, एक क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए एग्जामिनेशन में ए का स्कोर 20% मार्क्स ज़्यादा है बी से, अब बी ने 5% लेस स्कोर किया है ए से। अब देखो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ना जंप करते हैं तुरंत एज्यूम करने में कि चलो भैया हम बी को 100 मान लेते हैं क्योंकि ये दिया हुआ ए हैज स्कोर 20% मार्क्स मोर देन ए। लेकिन ये 20% मार्क्स मोर देन ए दिया है, वो ये नहीं दिया कि बी की वैल्यू क्या है, लेकिन परसेंटेज वाइज यहां पे दिया हुआ है। परसेंटेज वाइज जहां पे टर्म्स यूज हो रहे हैं, आप उसके रिस्पेक्ट में हमेशा एज्यूम करना। तो मेरे को क्या कह रहा है कि बी का स्कोर 5% लेस है ए से, तो ए को हम मान लेते हैं 100, तो मेरे को साफ साफ दिख रहा है कि बी को मिला होगा 95, 5% लेस, ठीक। और इनके बीच का गैप है 5%। अब ए का स्कोर 20% ज्यादा है, ए 20 मार्क्स ज्यादा है इससे, यानी कि ये जो 5% है ये प्रोड्यूस कर रहा है गैप कितने का? 20 नंबर का, 20 मार्क्स। दिस 5% इज इक्विवेलेंट टू 20 मार्क्स। तो मेरे से पूछा बी का स्कोर कितना है, इसका मतलब 1% का मतलब हो गया इट इज इक्वल टू 4 मार्क्स, और बी का है 95%, तो 95 इंटू 4 इट बिकम्स 380। 380 है, ये इसका उत्तर है। बहुत आसान सवाल है, इसको सिंपल इस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। ये जो लिखा है ना हमने इक्विवेलेंट, इसका मतलब बेसिकली होता है, हम अपनी समझ के लिए लिख लेते हैं, ये इसका मतलब इक्वल नहीं होता। इक्विवेलेंट हम बेसिकली बताते हैं कि हम इसको इससे एक तरह से कंपेयर कर रहे हैं कि मान लो कि 5 लकड़ी
20 घर के बराबर है, लेट्स से, वो हम अपने कैलकुलेशन में सहूलियत के लिए इसका यूज करते हैं, तो आप इस तरह से लिख सकते हो। ए को हमने 100 मान लिया 100%, तो बी का हो गया 95%, 5% लेस है, गैप है 5% का। ए के 20 नंबर ज़्यादा है ए से, यानी कि ये 5% के चलते डिफरेंस कितना रहा है 20 मार्क्स का। 1% बन जाएगा 4, 90 इंटू 5, क्योंकि ए बी के पास केवल 95% था, तो 95 इंटू 4 380, ठीक है। और अगर ये भी नहीं समझ में आया तो आप इसको कैलकुलेशन वाइज भी कर सकते हो, कोई समस्या नहीं है। हम मान लेंगे कि ए के पास है 100x, ठीक है, ए का जो स्कोर है वो 100x है, तो बी का स्कोर 95x हो जाएगा, ठीक। a माइनस बी इट इज इक्वल टू 100x माइनस 95x इक्वल टू 5x, ठीक है। नाउ डिफरेंस जो था, लेकिन ये तो दिया हुआ है 20 के बराबर, देयरफॉर 5x इज इक्वल टू 20, x इज इक्वल टू 4, फिर अगेन b का वैल्यू कितना हो जाएगा 95 इंटू 4। जैसे अच्छा लगे कर लो, यहाँ पे आपको इतना ये सब एजम्पशन नहीं करना पड़ेगा, सीधे क्वेश्चन हो जाएगा। जो अच्छा लगे करो, और करो लेकिन यार सॉल्व करो, मतलब हो जाना चाहिए सवाल। घुमा फिरा के मुद्दे की बात इतनी है कि सवाल होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। अब आ जाते हैं अगला सवाल। मजा आ रहा है यार? एक चीज हमेशा ध्यान रखना, परसेंटेज के जो सवाल होते हैं ना बहुत आसान होते हैं, आप बस उस क्वेश्चन को रूह को पहचान जाओ, समझ जाओ यार, सिंपल सा है। ऐसा मत करना कि भाई देखते एकदम सिर पकड़ ले, ओ माय गॉड सिर में दर्द हो रहा है, नहीं, फिर समस्या हो जाएगी। आप एक चीज देख रहे हैं, मैं जो भी जवाब निकाल रहा हूं वो उसके स्टेटमेंट से निकाल रहा हूं, ऐसा कुछ अनोखा तो नहीं कर रहा। अगर आप इन चीजों से दूर नहीं भागेंगे तो आसानी से हो जाएंगे, और दूर भागते रहेंगे तो भैया भगवान ही मालिक है। अब पी का 40 मार्क्स ज्यादा है क्यू से एक एग्जाम में, ये सी सेट का 2021 का सवाल है, और आपने देखा होगा जितने भी सवाल हम करें ना सारे सी सेट के आए हुए हैं। क्यू ने 10% लेस स्कोर किया है पी से, तो कितना क्यू ने स्कोर किया? ये देखो सिमिलर सवाल है जो पिछला वाला था, ये देखना, ये 2016 में आया था, सिमिलर क्वेश्चन है 2021 में, ठीक है। तो यहां पे मैंने बताया था जब इससे कंपेयर कर रहा है तो पी को हम मानेंगे 100 और क्यू को क्या मान लेंगे फिर 90, क्योंकि वो 10% लेस है, ठीक है। इनके बीच का गैप कितना है 10%, दिया हुआ है 10% इज इक्विवेलेंट टू कितना 40 मार्क्स ज्यादा है ना पी का 40, 1% इज इक्विवेलेंट टू 4। अब मेरे से पूछ रहा है कि क्यू का स्कोर कितना है, क्यू का स्कोर है 90, तो 90 इंटू 4 इट इज इक्वल टू 360। सेम स्टेप, सिमिलर स्टेप हो जाएगा, ठीक है। नहीं समझ में आया तो वो वाला दूसरा मेथड भी लगा सकते हो, जो समझ में आया जैसा लगे अच्छा लगे कर सकते हो। बहुत सिंपल सवाल है। अब देखो इस यहां से आप समझो कि मेथड्स जो हैं वो बहुत आसान है। अगर आप इन चीजों को समझ गए तो आपको तो भैया पास करने से कोई रोक नहीं सकता। सीसेट हलवा है, खाने आना चाहिए, पकाने आना चाहिए। सीसेट इतना टफ नहीं है, हमने टफ बना दिया है, ठीक है। 2 कैंडिडेट्स एक्स और वाई एक इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं। अपन के पास 2 कैंडिडेट हैं एक्स और वाई, ये लोग इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। 80% ऑफ द वोटर कास्ट दियर वोट। यहाँ पे देखो एक चीज देखना, 80% जो वोटर्स है ना वो वोट दे रहे हैं और कोई इनवैलिड वोट नहीं है, ठीक, नोटा भी नहीं है, ठीक है। मतलब 100 लोग हैं अगर वोट देने वाले तो 80 लोग वोट दे रहे हैं, ये बेसिकली ये बता रहा है, ठीक है। मतलब अगर मेरे पास 100 वोट देने वाले थे तो 80 लोग वोट कर रहे थे। एक्स को 56% ऑफ द वोट्स कास्ट मिला है और ये 1440 वोट से जीत गया, ठीक है। तो एक चीज समझना, एक्स को 56 वोट्स अगर मिले होंगे तो वाई को मिले होंगे 44, 56 मिले होंगे ये, ठीक है। दोनों के बीच का गैप कितना था, ये था 12। ये 12% किसके बराबर है, इट इज इक्विवेलेंट टू 1440। इसका मतलब 1% इज इक्विवेलेंट टू 120। इसका मतलब 100% इज इक्विवेलेंट टू 12,000। बट ये 12,000 इज इक्वल टू 80%।
यहाँ पे बहुत लोग गलती कर देंगे, ये 12,000 इस 80% के बराबर है, क्योंकि 80% वोट्स में से 56% एक्स को मिले हैं, 44% वाई को मिले हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा 80% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 12,000, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू 12,000 इंटू 100 अपॉन 80। इसे मैं कैलकुलेट करूंगा तो निकल के आएगा 8 1 जा 8, 8 5 जा 40, 1500, इट बिकम्स 15,000। एक तरीका ये है इस क्वेश्चन को करने का, बहुत आसान है। यहाँ पे आपके कैलकुलेशन बहुत ही इजी वे में हो जाती है और इतना हेडेक नहीं रहता। ठीक है, बेसिकली मैं फिर से समझा रहा हूँ। 100 में से 80 वोट अगर पड़े थे, मतलब जो 80% जो वोट थे, 100 में से 80 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। वोटर लिस्ट तो वो थी जो 100 लोग थे, उसमें से 80 लोग पार्टिसिपेट कर सकते थे, मतलब पार्टिसिपेट किए थे। कर सकते तो सारे ही लोग थे, 100% ही थे, बट 80% ने पार्टिसिपेट किया था। इस 80% में से 50 जो वोट पड़े उसमें से 56% वोट्स जो थे वो एक्स को मिले, तो जाहिर सी बात है 44% वाई को मिलेंगे। 100 माइनस 56 वो बन गया 12% इनके बीच का गैप। ये 12% अब एक्स वाई से जीता है, 14-40 के का डिफरेंस है, तो 1% 120 बन गया, 100% 120। लेकिन ये 12,000 इज एक्चुअली 80% ऑफ द वोट्स, तो जाहिर सी बात है टोटल वोट्स एक्स मान लेते हैं, तो 80% ऑफ एक्स इज 12,000, ये निकल के आ गया 15,000। ठीक है, एक तो ये तरीका था आपका करने का। अब चलो आपको मज़ा नहीं आ रहा तो एक दूसरा तरीका भी बताते हैं। ठीक है, दूसरा तरीका इसका ये हो सकता है, x और y। ठीक, मेरे को पता है 100 वोट्स हैं, 100 में से 80 वोट्स हैं। ठीक है, अब 100 में से जो ये 80 वोट्स थे, मेरे को एक चीज़ और दिख रही है कि एक्स को 56% ऑफ द वोट्स कास्ट मिले हैं। ठीक है, तो 80 का 56% कितना हो गया? इट इज ये कटेगा 8 6 जा 48, 8 5 जा 40, 44.8। तो x को मिला 44.8 वोट। ठीक है, क्योंकि 80 का 56% उसको मिला है ना। ठीक है, अब दूसरी चीज ये हो गई, इसका मतलब 80 का 44% उसको मिला होगा y को। ठीक है, तो मैं 44% ऑफ 80 निकालूंगा। अब ये मैं डायरेक्ट भी निकाल सकता हूं, 80 में से मैं 44.8 माइनस कर दूंगा, तो ये इसका निकल जाएगा। कितना वोट मिला? 0.2। 35.2 वोट इसको मिला टोटल। जोड़ोगे 80 निकल के आएगा 100 में से। अब हम इस चीज़ को पहले से लेके चल रहे हैं साथ में। ठीक है, अब इनके बीच का गैप कितना है? दैट इज 0.69। नाउ 9.6 इज इक्विवेलेंट टू कितना है? 1440। 1 इज इक्विवेलेंट टू 1440 अपॉन 9.6। इसको मैं कैलकुलेट करूंगा, ये आएगा, इसे मैं कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए इसे काटता हूँ। 12 5 जा 60, 12 6 जा 72, 12 7 जा 84, 12 8 जा 96, 8 12 12 जा ये। ठीक है, 1200 बाई 8, ये आ गया 150। तो 1 का वैल्यू है 150 के बराबर, 100 का वैल्यू हो जाएगा 15,000 के बराबर। तो 1 इज इक्वलेंट टू 150, 100 इज इक्वलेंट टू 15,000।
ऐसे सही लगे ऐसे कर लो, ऐसे सही लगे ऐसे कर लो। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी वे में किया जा सकता है, ठीक है। और इस तरह से करने के क्वेश्चंस को आदत डालिए। हर बार आप x और y एज्यूम करके अपने कैलकुलेशंस को लंबा ना बनाएं। इस तरह से आप कर सकते हो। ये यहाँ पे हमने पहले से वो चीज़ अकाउंटेबिलिटी ली कि भैया हम 80 में को ही वैसे ही कैलकुलेशन वाइज करेंगे। यहाँ पे हमने दूसरा मेथड यूज किया। दोनों तरीका घुमा फिरा के लगभग सेम है। आपको ये मेथड समझ में आना चाहिए, बहुत आसान है, आराम से हो सकता है। द टोटल इमोल्यूमेंट्स, ये 2016 का क्वेश्चन है, ऑफ 2 persons आर द सेम बट वन गेट्स अलाउंस टू द एक्सटेंट ऑफ 65% ऑफ हिज बेसिक पे, और दूसरे को जो अलाउंस मिलता है वो 80% ऑफ हिज बेसिक पे। उनके बेसिक पे का पूछ रहा है, द रेशियो ऑफ द बेसिक पे ऑफ द फॉर्मर टू द बेसिक पे ऑफ द लेटर। तो पहले वाले का बेसिक पे मैं ए मान लेता हूँ, दूसरे वाले का बी मान लेता हूँ। मेरे से तुम पूछ रहे हो ए बाई बी, सिंपल है, यही तो आप पूछ रहे हो। तो टोटल इमोल्यूमेंट्स अब क्या आ रहा है कि एक को पहले वाले की टोटल जो इमोल्यूमेंट जो मिल रहा है वो 65% ऑफ द बेसिक पे। 65% मैंने आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना सिखाया था, इट इज 0.65 ए। ये इसका पहले वाले का जो सैलरी है ओवरऑल, और दूसरे वाले की सैलरी कितनी है, बी प्लस 0.8 बी, यही तो है। 80% को कन्वर्ट करेंगे 0.80, ठीक है। नहीं समझ में आया तो कैलकुलेशन कर सकते हो, बट उसकी ज़रूरत नहीं है। अब ये करोगे आप तो ये 1.65 ए इज इक्वल टू 1.8 बी, और मेरे से क्या पूछा था, ए बाई बी पूछा था। ए बाई बी इक्वल टू 1.8 इन अपॉन 1.65। इसको आप हटाओगे तो यहाँ पे एक जीरो और आ जाएगा, ठीक है। और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये कितना निकल के आएगा, ये निकल के आएगा 15 से कट जाएगा, राइट। 15 1 जा 15, 15 1 जा 15, 15 12 जा 12/11, 12/11 ये इसका उत्तर होगा। दूसरा तरीका भी है, ठीक है। देखो तरीके 2-3 बता देता हूं ताकि आपको जैसे अच्छा लगे वैसे कर लो। ए की सैलरी हम 100x मान लेते, बी की सैलरी हम मान लो कि 100y मान लेते, ठीक है। इसको अलाउंस मिल रहा था 65x, इसको अलाउंस कितना मिल रहा था 80y। फाइनली इसको मिलता 165x, इसको मिलता 180y। ऐड करोगे ना, ठीक है। अब मेरे से पूछ रहा है कि बोल रहा है कि ये भैया ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो मैं x बाई वाई निकाल लूँगा। x बाई वाई क्या निकल के आएगा, 12/11 आप कैलकुलेट करोगे, फिर वैल्यू पुट कर देना, 100x बाई 100y जो बेसिक था तो भी निकल जाएगा, जैसा अच्छा लगे कर लेना। राजू के पास 9,000 रुपये हैं और उसको एक मोबाइल हैंडसेट खरीदना है, बट उसे पता चला कि इसके पास केवल 75% ऑफ द अमाउंट है जो उसे हैंडसेट खरीदना है। देयरफॉर इसको 2,000 रुपये इसने किसी फ्रेंड से लिए, उसके बाद ये कुछ कंडीशंस दी हुई हैं। अब एक चीज़ यहाँ पे समझो यार कि सीधा सीधा दिया हुआ कि इसको पता चला कि इसके पास 75% ऑफ द अमाउंट है, और ये 75% ऑफ द अमाउंट कितना है, 9,000 के बराबर। तो 70% ऑफ द कॉस्ट ये कितना दिया हुआ है, 9,000। तो कॉस्ट कितनी है, अब 75% आप जानते 3/4 होता है। नहीं समझ में आया तो कैलकुलेट कर लेना, लो पूरा ही लिख दिया, इज इक्वल टू 9,000। इसे आप सॉल्व करेंगे तो मोबाइल की जो कॉस्ट निकल के आएगी वो निकल के आएगी, ये 3/4 बना, ये कटेगा 3,000, ये निकल के आएगा कॉस्ट 12,000। कॉस्ट 12,000 रुपये है, इसके पास 9,000 रुपये थे, इसने फ्रेंड से 2,000 रुपये ले लिए, टोटल अभी भी इसके पास 11,000 रुपये हैं। भैया अभी भी मोबाइल तो लेना ना पाएगा, ये इसका कुछ ना हो सकता, ये मोबाइल नहीं मिलेगा इसको। ये बोलेगा बेटा तुम 1,000 रुपये लेके आएगा तब तेरे को मोबाइल मिलेगा, 1,000 रुपये अभी भी कम है। और ज़िंदगी में एक चीज़ यहाँ से आप सीख लो, भैया जितना पैसा हो ना उतने का ही मोबाइल लो, काहे EMI भरोगे भैया,
कमा लेना, फिर ले लेना, कोई समस्या नहीं है। यूपीएससी में सेलेक्ट हो जाइए, जो भी फ़ोन पसंद है ले लोगे अपने दम पे, पापा मम्मी से भी नहीं मांगना पड़ेगा। अभी तो ठीक है, जो भी दिए हैं यार दिए हैं, वो तो गिफ्ट है, ठीक है। तो 1,000 रुपये कम है, तो इसका सीधा सा मतलब है ही स्टिल डज नॉट हैव एनफ मनी टू बाय द हैंडसेट। ये हो जाएगा। एग्जैक्टली सेम अमाउंट नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। इसके पास अभी पैसा सफिशिएंट नहीं है। अगला सवाल, ए और बी ने डिसाइड किया कि उनको एक्स से वाई पे जाना है, एक्स से वाई पे जाना है, बस से जाना है। ये डिसीजन था ए का भी और बी का भी। ए के पास 10 रुपए हैं और इसको पता चलता है ये 80% ऑफ द बस फेयर ऑफ द 2 पैसेंजर्स है। ये याद रखना, ये तो यहीं पे आपको क्वेश्चन पकड़ लेना। ये इसके 10 रुपए हैं, उसको पता चलता है ये 80% ऑफ द बस फेयर है। यानी कि मैं बस फेयर अगर निकालना चाहूँ तो मेरे पास सफिशिएंट आ गया कि जो भी निकलेगा उसका बाई 2 करूंगा तो मेरे पास बस फेयर निकल जाएगा, क्योंकि यहां से मैं 2 लोग का प्राइस निकाल सकता हूं। बी को पता चलता है कि इसके पास 3 रुपए हैं और ये ए को दे देता है, तो कौन सा स्टेटमेंट सही होगा? तो आइए देखते हैं। ए के पास 10 रुपए हैं और ये किसके बराबर है? 80% ऑफ द बस फेयर, 2 लोगों के लिए। तो बस फेयर हम मान लेते हैं बस फेयर ऑफ 2 पर्सन, बस फेयर ऑफ 2 पर्सन्स इंटू 80%, ये किसके बराबर है? 10 रुपए के बराबर है। यही तो दिया हुआ है उस स्टेटमेंट में। मतलब 2 पर्सन का बस फेयर कितना है? 2 पर्सन का बस फेयर है 10 इंटू 100 अपॉन 80। सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आएगा 12.5, 12.5। ठीक, 12.5 रुपए का कीमत है, मतलब 12.5 रुपए हैं। अच्छा, यहाँ पे सिंगल पर्सन वैसे क्वेश्चन में पूछा नहीं है। अगर बस फेयर सिंगल पर्सन का पूछता तो मैं इसको बाई 2 करता तो 6.25 आ जाता। ये ऑल्दो क्वेश्चन की डिमांड नहीं है, तो यहाँ पे इसको इस कैलकुलेशन को करने की भी जरूरत नहीं है, बट आपकी समझ के लिए मैंने बता दिया। ठीक है, अब ए के पास 10 रुपए थे, बी ने इसको 3 रुपया दे दिया, तो ए के पास आ गए 13 रुपया। लेकिन किराया टोटल 2 लोग का कितना था? 12.5 रुपया। तो अगर ए पैसा दे भी देगा तो 50 पैसा उसके पास हजमोला खाने के लिए बच जाएगा। ठीक है, 50 पैसा। तो सीधी सी बात है, कौन सा स्टेटमेंट सही है? नाउ द मनी जो ए के पास है ये 2 टिकट को खरीदने के लिए जस्ट एनफ है। ये गलत है क्योंकि इसका ज़्यादा पैसा है, इसको 2 रुपये एक्स्ट्रा जरूरत पड़ेगी। ये गलत है। टिकट खरीदने के बाद ए के पास 50 पैसे बचेगा, ये बिल्कुल सही उत्तर है। जो पैसा ए के पास है ये अभी भी सफिशिएंट नहीं है, ये सरासर गलत है, झूठ है ये। तो ये हो गया आपका सवाल। तो आप देख रहे हैं कितने आसान सवाल हैं, कितने इजी वे में हो जाते हैं। परसेंटेज के सवाल मतलब इट्स लाइक कि बहुत ही आसानी से हो जाते हैं। आपको बेसिकली एक एटीट्यूड के साथ करना कि भैया हो जाएगा, अपन कर लेंगे। और कितने सारे सवाल पूछ रखे हैं उन्होंने 10, 11, 12 साल के अंदर। ठीक है, अगला सवाल। एक क्लास में 60% ऑफ द स्टूडेंट्स इंडिया से हैं, 50% स्टूडेंट्स गर्ल्स हैं, 30% इंडियन स्टूडेंट गर्ल्स हैं अगर, तो फिर कितने फॉरेन स्टूडेंट्स बॉय हैं? अब ये इस टाइप का सवाल देके घबराया मत करिए, सिंपल वे में किया करिए। एक क्लास में मान लेते हैं कि कोई क्लास है, 60% इंडिया से हैं और इस क्लास में सपोज 100 थे। जब भी परसेंटेज के लिए ऐसे आए ना, एजम्पशन करना है तो हम 100 या 1000 एज पर द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन हम एज्यूम कर सकते हैं। अगर क्लास में 100 बच्चे थे तो 60 जो थे वो इंडिया से थे। इसका सीधा सा मतलब है कि 40 जो होंगे वो फॉरेन से होंगे। भाई जो इंडिया के नहीं होंगे वो फॉरेन के होंगे, यही तो दिया हुआ है। 60% इंडिया से हैं तो बाकी तो आप खुद से एज्यूम कर सकते हो 60 इंडिया से हैं। भाई सीधी सी बात है, अगर सपोज एक क्लास है जिसमें 40% बच्चे मुखर्जी नगर से हैं तो 60% बच्चे ओल्ड राजेंद्र नगर के होंगे, अगर ऐसा कुछ दिया हुआ है तो अगर मैं 40 इधर के मानूंगा तो 60 वहाँ के मानूंगा, तो 40 फॉरेन के हैं। अब 50% ऑफ द स्टूडेंट गर्ल्स हैं इस क्लास में, 100 में 50% ऑफ द स्टूडेंट गर्ल्स हैं, यानी कि 50 गर्ल्स तो हैं, इतना मेरे को पता है। अब ये अभी तक नहीं देख पता चला कि कितनी लड़कियां किस जगह पे हैं।
मतलब कितनी लड़कियां इंडियन हैं, कितनी लड़कियां फॉरेनर हैं। इफ 30% ऑफ द इंडियन स्टूडेंट्स आर गर्ल्स, इंडियन स्टूडेंट्स की 30% जनसंख्या यानी कि जो 18 होंगी ये गर्ल्स हैं, ठीक। तो इसका मतलब ये हो गया अगर 18 लड़कियां यहां हैं बाकी बॉयज हैं, तो इसका मतलब ये हो गया 50 माइनस 18, 50 माइनस 18 दैट इज 32। ये 32 लड़कियां फॉरेनर हैं, ये 32 लड़कियां फॉरेनर हैं, 18 लड़कियां अगर यहां पे हैं तो ऑब्वियस सी बात है ये 18 लड़कियां हैं तो यहां पे कुछ लड़के होंगे, ये 32 लड़कियां गर्ल्स हैं, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है जो बॉयज कितने बचेंगे, वो बच गए 8, क्योंकि टोटल जो बच्चे हैं फॉरेनर हैं वो 8 हैं। ये जी कर देते हैं कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो 40 में से 32 गर्ल्स हैं, 8 जो हैं आपके वो बॉयज हैं। अब क्या कह रहा है, कितने परसेंट ऑफ फॉरेन स्टूडेंट बॉयज हैं। अब ये चीज देखना, यहां पे लोग गलती कर देते, कितने परसेंट ऑफ फॉरेन स्टूडेंट्स बॉयज हैं, तो कितने बॉयज हैं 8। किससे कंपेयर करने के लिए बोल रहा है, फॉरेन स्टूडेंट से ही कंपेयर करने के लिए बोल रहा है, बाई 40 इंटू 100%। कुछ लोग एक गलती ये करते हैं 8/100 कर देते हैं, वहां पे गलती कर देते हैं। किससे कंपेयर करना, इस ये चीज हमेशा दिमाग में रखना, कभी गलती नहीं करोगे। 8/100 ये निकल के आएगा कितना 1/5 इंटू 100%, और आपको याद होगा, वैसे भी सॉल्व कर सकते हो, इट इज 20%। दिस इज द आंसर, ठीक है। बहुत ही आसान सवाल है, इजी सवाल है, सस्ता सवाल है। क्वेश्चन नंबर 23, एक शहर है जिसमें 12% हाउस होल्ड 30,000 से कम कमाता है, ठीक है। 6% हाउस होल्ड 2 लाख से 2 लाख से ज्यादा कमाता है, ठीक है। 22% हाउस होल्ड 1 लाख से ज्यादा कमाता है, और 990 हाउस होल्ड 30,000 से 1 लाख के बीच में कमाता है। तो कितने हाउस होल्ड ऐसे हैं जो 1 लाख से 2 लाख के बीच में कमाते हैं। एक शहर है, 12% लोग 30,000 कमाते हैं, 6% ग्रेटर देन 2 लाख कमाते हैं, ठीक है। 22% 1 लाख से ज्यादा कमाते हैं, और 990 हाउस होल्ड 30,000 से 1 लाख के बीच में कमाते हैं। तो पूछ रहा है कि 1 लाख से 2 लाख तक कमाने वाले कितने लोग हैं। अब एक चीज ये समझना, यहां पे इस क्वेश्चन में ट्विस्ट ये है कि ये दिया है 22% 1 लाख से ज्यादा कमा रहे हैं, ये दिया है 6% 2 लाख से ज्यादा कमा रहे हैं। लेकिन जो ये 6% जो 2 लाख से ज्यादा कमा रहे हैं, ये तो ऑटोमेटिकली समझ में आ रहा है कि ये इस 22% के में ही भी आ जाएंगे, क्योंकि अगर मैं 2.5 लाख से ज्यादा कमा रहा हूं तो तुम चाहे ये बोलो मैं 1 लाख से ज्यादा कमा रहा हूं, चाहे तुम बोलो मैं 2 लाख से ज्यादा कमा रहा हूं, दोनों कंडीशन तो मेरे पर अप्लाई होगी। तो ये 6% ऑटोमेटिकली इसके अंदर ही आएगा। दिस 22% कंटेन्स दिस, इसलिए इस 6% को अलग से मत देखना। दूसरी चीज, जब मुझे इनके बीच का निकालना होगा कि 1 लाख से 2 लाख के बीच में कितना कमा रहे होंगे, तब यह काम आएगा, लेकिन उससे पहले इसका कोई काम नहीं आएगा। कुछ बच्चे क्या करेंगे, बोलेंगे भैया 22 और 6 ऐड कर देंगे, ये गलती करेंगे, ठीक है। अब देखो 12% 30,000 से ज्यादा कमा रहा है, 30,000 से कम कमा रहा है, 22% 1 लाख से ज्यादा कमा रहा है, तो 12 और 22 दिस बिकम्स 34%, ठीक है। 34% 30,000 से या तो कम कमाता है या तो 1 लाख से ज्यादा कमाता है। इसका मतलब 66%, क्योंकि टोटल जनसंख्या तो 100% है, 66% जो फैमिलीज हैं वो ये हैं। तो टोटल फैमिलीज अगर हम मान लेंगे तो 66% ऑफ x इज इक्वल टू 990, टोटल फैमिलीज हमने मानी, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, 66/100 इंटू x इक्वल टू 990, ये काटेंगे 33 2 जा 33 30 जा 15,
x इक्वल टू 1500 आ गया। टोटल अपने पास जो फैमिलीज हैं वो 1500 हैं, ठीक है। अब इनके बीच वाले हैं तो 16% फैमिलीज हैं जो 1 लाख से 2 लाख के बीच में कमा रही हैं, तो 16% ऑफ 1500 ये आप निकालेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 16%। नो, ये कैलकुलेशन मिस्टेक है। 15 जा 225 240 राइट, ये 240 होगा। दिस इज 240 15 जा 225 होता है ना, तो उस हिसाब से 16 जा 240। ये है इसको करने का तरीका। अब बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस के चक्कर में मत पड़ना, करने का तरीका आप देख रहे हैं कितना इजी वे में इन क्वेश्चंस को किया जा सकता है। अगर आप इस तरीके से करना सीख गए तो ये क्वेश्चंस बहुत आसानी से हो जाएंगे, ठीक है। इनफैक्ट यहाँ पे x मानने की भी जरूरत नहीं थी, मैं सीधे बोलता 66% इज इक्विवेलेंट टू 990 और सीधे कैलकुलेट कर देता कि 1% का मतलब कितना हो गया, तो इसका मतलब 100% का मतलब कितना होगा। बट स्टिल ना समझ में आया तो इसके लिए मैंने कर दिया, ठीक है। अगला सवाल, कैंडिडेट एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 60% मेन है, 40% वीमेन है। 70% मेन और 75% वीमेन ने क्वालिफाइंग टेस्ट क्लियर किया है और फाइनल टेस्ट में पहुंचे हैं, जहां पे 80% मेन और 70% वीमेन सक्सेसफुल हैं। तो अब ये पूछा उनकी सक्सेस रेट का कंपैरिजन कर रहा है, ठीक है। तो एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैं मान लेता हूँ यहाँ पे 100 लोग हैं, इसमें से 60% लोग, यहाँ पे देखो 100 मान लेना, कभी 1000 10,000 जो भी समझ में आए आप मान सकते हो, मैं 100 मान के चल रहा हूँ, ठीक है। तो 100 मान लेते हैं, तो इसका मतलब ये था कि 60% मेन थे, यानी 60 आदमी थे, 40 महिलाएं थीं, ठीक है। इस आदमियों में से 70% मेन एंड 75% वीमेन क्लियर दी क्वालिफाइंग टेस्ट। अब ये चीज दिया 70% ऑफ द मेन, अब ये मत करना कि 70% ऑफ 100 कर दिया, तो भैया 100 में से 70 आदमी हो गए, 75 लेडीज हो गई, तो समस्या हो जाएगी, वो 100 से ज्यादा हो जाएंगे अगर आप ये करोगे। तो वो चीज उससे कंपेयर करने के लिए बोल ही नहीं रहा है। 70% ऑफ द मेन यानी कि 42 मैन, ठीक, और 75% ऑफ द वीमेन यानी 3/4 ऑफ 40 दैट इज 30। इन लोग ने क्वालिफाइंग टेस्ट पास किया था और इसमें से फाइनल टेस्ट हुआ जिसमें से 80% मैन, 80% मैन यानी कि 32.6% मैन। अब ये मत बोल देना कि 32.6% आदमी तो होता ही नहीं सर, मैं यहां पे परसेंटेज के अकॉर्डिंग ले रहा हूं, ठीक है। आप इसे 1000 मानोगे तो ये 326 आ जाएगा, मैंने 100 माना इसलिए 32.6 आया। इसे 10,000 मानोगे तो 3260 आ जाएगा, तो उसका कोई हेडेक नहीं है, ठीक है। और 70% वीमेन यानी 21 वीमेन, ठीक, तो 32 ये लोग सक्सेसफुल हुए हैं। तो अब मेरे से क्या पूछा, सक्सेस रेट। तो देखो यार, सक्सेस रेट और इज हायर फॉर वीमेन, इनका तो सक्सेस रेट 21 है, इनका 32.6 है। ओवरऑल सक्सेस रेट इज बिलो 50%, लेकिन मैं इसे ऐड करूंगा, अगर मैं ऐड करता हूं तो मेरा निकल के आ रहा है 53.6%, तो ये तो 50% से ज़्यादा है, तो बी भी नहीं होगा। मोर मैन क्लियर द एग्जामिनेशन देन वीमेन, ये मैं यहां पे कह सकता हूं क्योंकि 32.6 आदमी ने निकाला एग्जाम और ये 21 लेडीज ने निकाला है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। आप इसे एक बार देखें और बाकी वैसे भी आप देखो, अगर इस क्वेश्चन में जैसे मेरे को सक्सेस रेट अगर कंपेयर करना है तो मैं 32.6 को इससे कंपेयर करूंगा, ठीक है। 32.6 अपॉन 60 इंटू 100%, ये आप कैलकुलेट करेंगे तो ये निकल के आएगा 326/6, 3 2 जा 3 1 जा 3 3 0 ना 2 3 जा 2 1 जा 2, ये मैं मिटा देता हूँ, थोड़ा सा मज़ा नहीं आ रहा। हाँ, सक्सेस रेट निकालना है मेन का,
वो आप 32.6 अपॉन 60 इंटू 100 करेंगे, और विमेन का निकालना है तो वो आप करेंगे 21 अपॉन 40 इंटू 100। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे इट बिकम्स 210 बाई 4, इट बिकम्स 52.5। और इसको सॉल्व करेंगे 326 बाई 6, 6 5 जा 30, 26 54 समथिंग 54 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ऑब्वियसली बात दिख रही है कि मेन का सक्सेस रेट ज़्यादा है, तो ये गलत है, तो इसलिए इसका उत्तर सी हो जाएगा। ठीक है, तो सक्सेस रेट कंपेयर करना तो इससे कंपेयर करना, ओवरऑल ऑल्थो में कितना आया इसका कंपेयर करना और इससे करना, तो ये इस तरह से हो जाएगा। क्वेश्चन आसान है, आराम से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। कितने क्वेश्चन बच गए? थैंक गॉड। इन एडल्ट पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी 40% मेन और 30% औरतें जो हैं वो शादीशुदा हैं। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ मैरिड एडल्ट पॉपुलेशन? कितना मैरिड पर्सन पॉपुलेशन है? अगर कोई भी आदमी ने एक औरत से ज़्यादा लोगों से शादी नहीं की है, किसी औरत ने किसी एक आदमी से ज़्यादा शादी नहीं की है, और कोई भी विधवा और विधुर नहीं है, ठीक है, तो इसका सीधा सा मतलब है एक व्यक्ति एक इंसान से शादी कर सकता है, यही तो कह रहा है। और आपसे क्या कह रहा है कि 40% मेन मैरिड हैं और 30% विमेन मैरिड हैं, ठीक है, ये आपसे सीधा सीधा कह रहा है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जो मेन की जो जनसंख्या है, जो मेन की जनसंख्या है इसका 40% इट इज इक्वल टू 30% जो विमेन की जनसंख्या है, तभी तो ये इसके बराबर होगा, तभी तो एक व्यक्ति एक दूसरे औरत से शादी कर पाएगा, ठीक है। तो ये निकल गया, आ गया 2/5 इंटू एम इक्वल टू 3/10 इंटू डब्लू। ये आप कैलकुलेट करेंगे तो m/w जब आप करेंगे तो ये 5 2 जा कट जाएगा इक्वल टू 3/4। मतलब 3 आदमी हैं 4 औरतें हैं, ठीक है, 3:4 के रेशियो में चीज़ें अपनी हैं, ठीक। अब परसेंटेज पूछ रहा है मेरे से कि कितनी मैरिड एडल्ट की परसेंटेज है, तो टोटल परसेंटेज, टोटल आदमी कितने हो गए? ठीक है, मेन और वीमेन का जो रेशियो है ना वो 3:4 है, ठीक है। अब मैं मेन मान लेता हूं कि 3 है, लेडीज को मान लेता हूं कि ये 4 हैं, ठीक, यही तो है। आप 300-400 मान लो। इसमें से शादीशुदा कितने हैं? 40% ऑफ 3, 1.2 मेन मैरिड हैं। इसमें से शादीशुदा कितनी है? 30% ऑफ 4, इसीलिए 1.2। तो टोटल कितने लोग शादीशुदा लोग हैं? 1.2 प्लस 1.2 इज इक्वल टू 2.4। 2.4 लोग हैं मैरिड, टोटल हैं 7 इंटू 100%। ये मैरिड का रेशियो निकल के आएगा, दैट इज 240/7%। 240/7%, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 34 2/7 आ जाएगा। ये सिंपल है, क्योंकि देखो जब भी ऐसा निकल के आए तो भाई हमें आदमियों का रेस पता चल गया, लेडीज़ का पता चल गया। आप सीधा सा मतलब ये कि आदमी को आप 3 मान सकते हो, 3 आदमी हैं 4 लेडीज़ हैं, मतलब कैलकुलेशन बनाने के लिए। नहीं तो आप 300 मान लो, इसको 400 मान लो, तो टोटल पॉपुलेशन आपकी 400 निकल के आ जाएगी, 700 निकल के आ जाएगी। तो इसी रेशियो में आप मान लेना, जो मानना चाहो। मेन को मन है 300 मानने का, औरतों को मन है 400 मानने का, वो भी मान के कर सकते हो, कोई समस्या नहीं, फिर भी उत्तर सेम निकल के आएगा। देख लो, तो इसका मतलब इसमें से 120 लोगों ने शादी की होगी, इसका मतलब इसमें से 120 लोगों ने शादी की होगी, फिर से 240/700 करोगे, वही उत्तर निकल के आएगा, ठीक है। तो अपनी कैलकुलेशन हमेशा इजी बनाएं, जितना सिंपल स्टेप लोगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। अगला सवाल,
एक स्टूडेंट 6 पेपर में अपीयर होता है। यूपीएससी दे रहा था क्या? नहीं, यूपीएससी में थोड़ा सा ज़्यादा पेपर है। चलो अच्छी बात है। द मैक्सिमम मार्क्स आर सेम फॉर ईच पेपर, अच्छी बात है। इनके मार्क्स इस पेपर में इस रेशियो में है 5:6:7:8:9:10 और ओवरऑल इसको 60% नंबर मिले हैं। तो कितने नंबर ऑफ पेपर्स में इसने 60% से कम स्कोर किया है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, 6 पेपर हैं, सब में मैक्सिमम मार्क्स सेम है, तो मैं मान लेता हूं कि मैक्सिमम मार्क्स जो हैं, मैक्सिमम मार्क्स ईच पेपर मैं 100 मान लेता हूं। आपका मन है आप x भी मान सकते हो, लेकिन कोई फायदा नहीं है, कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो टोटल मार्क्स कितने हो गए? 600। ठीक है, अब यहां पे इसके इस रेशियो में मार्क्स हैं, तो यानी कि मैं मान सकता हूं कि इसके मार्क्स 5x हैं, 6x हैं, 7x हैं, 8x हैं, 9x है, 10x है। ये इसके मार्क्स हैं हर पेपर में। और मेरे को ये पता है कि अगर मैं इसे जोड़ता हूं, प्लस कर देता हूं, तो इट बिकम्स 60% ऑफ द टोटल मार्क्स, दैट इज गिवन 600। ठीक, इसको मैं जोड़ूंगा तो ये निकल जाएगा 5 6 11, 11 7 18, 18 8 26, 26 9 35, 10 45। 45x इज इक्वल टू 360, 60% ऑफ 600, 360। ठीक है, और मैं इसको जब कैलकुलेट करूंगा तो x की वैल्यू निकल के आएगी 360 अपॉन 45। इट बिकम्स, काटता हूं मैं से 9 5 जा 45, 40, 8, x की वैल्यू 8 निकल के आएगी। तो हर एक पेपर में इसके मार्क्स कितने आए होंगे? हर एक पेपर में इसके मार्क्स कितने आए होंगे? इसमें आए होंगे 5 8 जा 40, 6 6 जा 36, 6 8 जा 48, 7 8 जा 56, 8 8 जा 64, 9 8 जा 72, 10 8 जा 80। ये मार्क्स आए होंगे इस बच्चे के 40, 48, 56, 64, 72, 80 इसके कंपैरिजन में। तो कितने पेपर में इसने 60% से कम आया है? तो 60% से कम आया है, तो आप देख सकते हो कि मैक्सिमम मार्क्स तो 100 था, तो 60% इसका 60 होगा, तो 60 से वैल्यू नीचे किसकी है? 40 है, 48 है, 56 है। 3 में 60 से कम, 3 में 60 से ज़्यादा, तो 3 इसका उत्तर निकल के आ जाएगा। तो बहुत आसान था ये सेशन। और मैं आपको बता दूं 2023 में ऑल्दो परसेंटेज का एक भी सवाल नहीं आया था, 2 सवाल आए थे, एक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पे बेसिकली वो डील होगा, एक सिंपल इंटरेस्ट पे, तो वो मैंने इंक्लूड नहीं किया है इसमें, क्योंकि उसके लिए आपको उनके कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। बट नहीं आया इसका मतलब ये नहीं कि वो आते नहीं हैं, ये रेगुलर आते हैं, इसीलिए खाली इस बार नहीं आए हैं। तो अगले साल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि परसेंटेज पे अच्छे सवाल वो देंगे आपको। तो परसेंटेज में अपना हाथ टाइट कीजिए, मजबूत कीजिए, और इस तरीके से कीजिए कि आप बहुत ही अच्छे तरीके से इन चीज़ों को कर पाएँ। परसेंटेज यार देखो बहुत आसान है, माइंड आपको अपना इस तरह से रखना पड़ेगा कि मैं परसेंटेज समझ सकता हूँ, मुझे आता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। दोस्तों, आपके आप जो चैनल हमारा लाइक करते हो, आप कमेंट करते हो, उससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ लगा हो, कुछ नए तरीके सीखे हैं, कुछ नई चीज़ें आपको सीखने को मिल रही हो, तो लाइक करके हमें जरूर सपोर्ट जरूर करना, कमेंट करके बताना आपको कैसा लगा, और इस चैनल को दूसरे बच्चों तक भी आप पहुंचाना, ताकि दूसरे बच्चे भी, जो बच्चा महंगे महंगे इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं कर सकता, एटलीस्ट वो एक क्वालिटी वीडियो देख सके, उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सके। तो अगर आपको अच्छा लगा, और बाकी अगर आप टेलीग्राम पे अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, जहाँ पे इस वीडियो के बारे में हम आपको बताते हैं, तो यूपीएससी प्रीलिम्स विद नीलेश पे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वेबसाइट है बेस्ट PYQ, उसके लिए nilesh.ir442.com। और CSET के टेस्ट और आप देना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप रजिस्टर करके आप दे सकते हैं। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। जय हिंद।